तो आज हमारा जावा का सेकेंड लेक्चर है। आप पहला लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। पहले लेक्चर में मैंने समझाया था कि जावा का कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं नोटपैड में, उसको कंपाइल क्यों करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। तो आज मैं इक्लिप्स यूज करूंगा। तो इक्लिप्स क्या है? एक आईडीई है। ओके, आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फाइन। तो इसको यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि जावा का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और कैसे रन करते हैं। तो और हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं, मैंने ऊपर लिखा है कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल को हम कैसे यूजर से लेंगे, और एक सिंपल डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। ये आज का हमारा एजेंडा है सीखने के लिए। तो अभी मैं अपना इक्लिप्स चालू करता हूँ। ये बिल्कुल ब्लैंक है और इसमें कोर जावा के प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे वो आज हम समझने जा रहे हैं। आप मेरे वीडियो सब शुरू से देखिए, आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। और अपना कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देते चले जाइए, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कुछ मुझे चेंजेस करने की जरूरत है। फाइन। तो देखिए यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। ओके, यहाँ न्यू लिखा हुआ है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। ओके, इस पर आप क्लिक करिए। जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम कोर जावा लिख रहे हैं, यहाँ जावा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। फाइन, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो जावा प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ गया। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर लिख करके आया प्रोजेक्ट का नाम। आप जो भी देना चाहें प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। आज जून की 12 तारीख है तो मैंने जून 12 दे दिया। और यहाँ पर देखिए लिखा है एक लिस्ट में कि यूज एंड एग्जिस्ट, आप कौन सा जावा यूज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पर 17 है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा कोई भी वर्जन यहाँ पर जावा का ले सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करता और फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, जून 12 मैंने नाम दिया है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो जून 12 करके एक फोल्डर आ गया है। ठीक है, ये फोल्डर आ गया। इस फोल्डर को अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ एसआरसी है। एसआरसी का मतलब है सोर्स, और इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फाइन। देखिए मैं स्लो जाता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ पाए। और ये जो एसआरसी है इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू लिखेंगे, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे एक क्लास। क्योंकि कल हम लोगों ने सीखा था कि जावा के किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक क्लास चाहिए मेन। अभी यहाँ पर आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कल मैंने आपको सिखाया था कि जावा के कोई भी प्रोग्राम में एक फंक्शन रहता है जिसका नाम मेन रहता है, और वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहता है। ये अभी मैंने फिनिश कर दिया। तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है, कल भी मैंने ऐसे आपको लिखा था, लेकिन मैंने सिंपल समझाने के लिए आपको बाइट कोड क्या है और जेवीएम क्या काम करता है वो हम लोगों ने लिखा था। अब यहाँ पर देखिए सेम वही आ गया। ये एक क्लास मेन है जो मैंने आपके सामने भी नाम दिया है, और इसके अंदर एक फंक्शन आ गया मेन। अभी यहाँ पर हम अगर आपको चाहिए तो मैं शॉर्टकट बता सकता हूँ। आप क्या करोगे, सिस आउट लिखोगे तो ये आ जाता है। देखो ओके, यहाँ लिख दो हेलो। फाइन। और ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। और यहाँ पर कैसे रन करना है, देखिए राइट क्लिक, रन एज, यहाँ पर लिखा हुआ है जावा एप्लीकेशन। फाइन, ये देख सकते हो आ गया हेलो प्रोग्राम। यही हम लोगों ने कल सीखा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और मैं वेरिएबल लिखता हूँ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। फाइन, ये दो वेरिएबल लिखे। फाइन, अभी मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ a इज प्लस a प्लस b इज प्लस b। अभी आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा है, a इज a b b। अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो आपको अगर दिखाई देगा यहाँ पर लिख करके आ गया a इज 1 b इज 2। ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है a इज डबल कोट्स के अंदर, तो जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो जैसा है वैसा आपको दिखाई देगा आउटपुट पे। फिर मैंने प्लस a लिखा है, a का मतलब ये वाली वैल्यू आपने देखा यहाँ पर 1 आ गया।
फिर मैंने लिखा प्लस, तो इसका मतलब मुझे दोबारा मैसेज देना है, और मैंने लिखा बी इच यहाँ पर बी, तो यहाँ पर बी का वैल्यू जो 2 आ गया। तो ये वैल्यू जो मैंने ऑलरेडी स्टोर की है, ओके, इसको ये प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल क्या है ये बता देता हूँ। ओके, वेन एवर वी नीड सम memory to store our data temporarily, okay, then we use concept of variable। ठीक है, मैं रिवाइज करता हूँ एक बार, देखिए मैंने क्या लिखा, वेन एवर वी नीड सम मेमोरी टू स्टोर अवर टेम्पररी डेटा, वन सेकेंड ना, टू स्टोर अवर टेम्पररी डेटा, फाइन, देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। सो कभी भी आपको अगर वेरिएबल की जरूरत है तो आप कैसे लिखोगे, पहले उसका डेटा टाइप, उसका नाम और उसकी इनिशियल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, आराम से देखिए, ये सिंटैक्स है, डेटा टाइप, नाम और उसका इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब है अगर मैं लिखता हूं इंटीजर a इक्वल टू 10, तो मैं जावा को बोल रहा हूं मुझे एक वेरिएबल की जरूरत है जिसका नाम a है और वो इन टाइप का है, और उसमें मैं 10 को स्टोर करना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं फ्लोट b इक्वल टू 9.9, तो इसका मतलब है मुझे एक दूसरा वेरिएबल चाहिए जिसका नाम b है और उसमें मैं 9.9 स्टोर करना चाहता हूं, वो फ्लोट टाइप का है। तो ये तो हो गया वेरिएबल के बारे में। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक लिस्ट में दोबारा आता हूँ और यहाँ पर अब मैं ऐसा लिखता हूँ कि sys out, ओके, एंटर a। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, a का वैल्यू को रन टाइम पर यूजर इनपुट करे। तो देखिए अभी मैं कैसे लिखता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, कभी भी जावा में अगर आपको यूजर से डेटा लेना है तो उन लोगों ने एक स्कैनर क्लास दिया है, ओके, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। तो देखिए इन क्यों लिखा है, अभी मैं आपको पूरा समझाता हूँ, पहले आप इसको आराम से पढ़ो। यहाँ पर एरर आ रहा है, तो जब भी यहाँ पर एरर आएगा तो आप क्या करिए, इधर जाइए और यहाँ पर ये एक पैकेज है, इसको ले लीजिए। तो जावा में ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जिनको हमको यूज करना पड़ेगा और वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उसका जो रिस्पेक्टिव पैकेज है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मैनुअली, ओके, आप राइट क्लिक करके उस पर ही लिख दीजिए। तो इसका मतलब अभी क्या हो गया, जो इसका फंक्शन है, ओके, यहाँ पर आ चुका है, देखिए इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर, और स्कैनर आ गया। स्कैनर क्लास का काम क्या है, वो यूजर से डेटा को लेता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, ओके, a इक्वल टू o। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास का, और स्कैनर क्लास का यूज क्या है, यूजर से डेटा लेने का। तो अभी मैं इंटीजर ले रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा है a इक्वल टू o डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फाइन, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए, अभी क्या इसको दोबारा करने की जरूरत है ना, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके, इस वाली लाइन को, क्योंकि स्कैनर क्लास अब मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा अभी एंटर बी कर देता हूँ, मुझे दूसरा वेरिएबल लेना, और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, बी कर देता हूँ। अब आप देखिए, ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 9 पर, ये वो वैल्यू प्रिंट हो रही है जो शुरू में मैंने स्टोर की थी। अब हम यूजर से डेटा ले रहे हैं, लाइन नंबर 12 पे हम लोग बोल रहे हैं कि a के वैल्यू को डालो, और फिर लाइन नंबर 13 पर हम लोग रहे b के वैल्यू को डालो। अब मैं इसको रन, हाँ एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी नया वैल्यू मेमोरी में आ गया, फाइन, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं रन करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, प्रोग्राम रन हो रहा है। कैसे रन करेंगे, ऐसे रन करेंगे। अब ये आ गया, ओके, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बराबर दिखाई दे। ये आ गया। अभी ये हमारे लिए वेट कर रहा है। वेट क्यों कर रहा है, स्कैनर क्लास की वजह से। तो इसका मतलब है अब मैं जो भी वैल्यू को डालूंगा वो जाके ए में स्टोर हो जाएगा, और जो वैल्यू पहले स्टोर किया था 1, ओके, वो ओवरराइड हो जाएगा और उसकी जगह पर 9 आ जाएगा। और यहाँ मैं लिखता हूँ 8। तो आप देखिए, शुरू में मैंने क्या वैल्यू लिखा था 1, और
बी क्या था 2 था। अब मैंने रन टाइम पर ओके ए को क्या डाला 9 और बी को क्या डाला 8, तो यहाँ पर आ गया ए इज 8 एंड बी इज 8। ठीक है, आप अभी प्रोग्राम को देखिए। ठीक है, ये आ गया देखिए। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का क्या काम है जावा में, यूजर से डेटा लेने के लिए। और अभी हम इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट इंटीजर लिखा है। धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा कि किस समय कौन सा फंक्शन यूज करना है। अभी नेक्स्ट इंटीजर इसलिए किया है कि हम लोग इंटीजर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको लगता है इतना समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल को हम लोग कैसे लिखते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, देखिए कभी भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वो सीधा सीधा रन होगा, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमको बोला गया है कि स्टूडेंट का मार्क्स को एक्सेप्ट करिए। अगर वो 50% से ज़्यादा लेके आता है तो हमें प्रिंट करना है पास। अगर वो 50% से ज़्यादा नहीं लेके आता तो हमें प्रिंट करना है फेल। ठीक है, तो ये देखिए या तो पास प्रिंट करेगा या फेल प्रिंट करेगा, लेकिन ये हमें पहले से तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं। तो जावा में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, ये उसका सिंटैक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। देखिए मैंने क्या लिखा, इफ कंडीशन। तो इफ के अंदर ब्रैकेट में आप कंडीशन लिखेंगे। अभी या कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फाइन, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 रन होगा जावा के अनुसार। अगर वो नहीं होता है तो फिर स्टेटमेंट 2 रन होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 रन हो जाएगा और अगर वो फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 रन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर जब हम कंडीशन लिखते हैं तो हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा मैथ्स में, दिस और इक्वल टू दिस, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ओके, एंड इक्वल टू इक्वल। ठीक है, आराम से देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू साइन। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिसको यूज करके हम लोग कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे। वो कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 रन होगा, नहीं तो स्टेटमेंट 2 रन होगा। फाइन, अभी मैं फिर एक लिस्ट में वापस आता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम। अभी हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर हम ले रहे हैं यूजर से उसको चेक करेंगे। अगर पहला नंबर बड़ा होगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, नहीं तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ। देखिए इफ, तो सिंटेक्स क्या था, इफ कंडीशन। तो कंडीशन हम क्या चाह रहे हैं, अगर ए बी से बड़ा है, ये देखिए ए ग्रेटर देन बी, तब क्या करना है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ओके, और देखिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, ये मैंने लिख दिया। आराम से देखो, अब ऐसा ये देखो, इफ कंडीशन अगर ये ट्रू होगा तो ये रन होगा, अगर नहीं होगा तो ये रन होगा। अब मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और एल्स लिख देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा समय बचाने के लिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, अभी मैं लिख देता हूँ सेकंड। अब आप पूरा पढ़ लीजिए क्या लिखा है। देखो, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, यहाँ फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, आराम से देखो। तो अब पहले आप ध्यान से देखिए, ए इज, ये पूछेगा ए का वैल्यू, मैं रन करना चालू करता हूँ, राइट क्लिक, तो पहले वो इनिशियल वैल्यू को दिखाएगा। ओके, तो ये आ गया। अब ए का वैल्यू पूछा उसने, मैंने लिखा 1 और मैंने लिखा 2। देखिए क्या आ गया, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। फिर मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को। फाइन, अब देखना, अब मैं दोबारा डालता हूँ 9 और ये डाल देता हूँ 3 4। देखो क्या लिख के आ गया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो फिर ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, प्लीज जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ इसका लिंक शेयर कर दीजिए।
मैं सुने देता हूँ कि अगर आप खूब प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप जावा का डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, मैं 19 साल से जावा पढ़ा रहा हूँ और 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों में अभी तक पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।